किसान भाइयों बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी नई ऋतु आती है, नई ऋतुओं के साथ किसानों की आंखों में सपने पलने लगते हैं। हर बार उनकी आंखों में कुछ सपनों के साथ वो हाजिर होते हैं, ये सोच के कि इस बार की जो हमारी फसल है वो हमें अच्छा मुनाफा देगी। और उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम लेकर आते हैं एक कार्यक्रम जिसका नाम है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन में आज जो हमारा विषय है वो भी इसी प्रकार से है कि खरीफ फसलों की हमें तैयारी करना है और तैयारी करके किस प्रकार से हम तैयारी करें जिससे कि मुनाफा अधिक कमा सकें। और विषय के विस्तार से जानकारी देंगे हमारे विषय विशेषज्ञ जो कि हैं डॉक्टर आशीष कुमार त्रिपाठी जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र सागर 2 से। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। नमस्कार। तो किसान भाइयों, जैसा कि हमारा विषय है खरीफ फसलों की तैयारी, इस विषय पे आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा सजीवन यानी कि फोन इन प्रोग्राम है। आपके मन में खरीफ फसलों से जुड़ी हुई कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं और आप चाहें तो नोट कर सकते हैं 1800-233-0040 और साथ ही लैंडलाइन नंबर 0755-266-0049। ये हमारे नंबर हैं जिन पे कॉल करके आप इस विषय से संबंधित कोई भी अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे विशेषज्ञ से ले सकते हैं। खरीफ का मौसम है सर, किसान भाई इस समय क्योंकि बारिश हो गई है, मानसून आ गया है और अभी सुनने में आया है कि 4 तारीख को दोबारा से मानसून आने वाला है, तो ऐसे में किसान भाई क्या तैयारी करें, अपने खेतों में किस प्रकार से करें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस हिसाब की ज़मीन है उस हिसाब की हमें फसल बोनी है। अगर ऊंची ज़मीन है जहाँ पानी की सुविधा निकासी की बहुत अच्छी है, वहाँ पे हम सोयाबीन, उड़द इस तरह की फसलें लगाएं। जो लो लाइन एरिया है जहाँ पानी थोड़ा रुकता है, ठहरता है, वहाँ पे हम धान या मक्का वहाँ पे लगा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तो खेत के हिसाब से फसलों का चुनाव करना है। दूसरा, ये बहुत आवश्यक है कि मौसम की परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं या प्रतिकूल होती हैं, ये एक बात का विषय है। तो किसानों को विविधतापूर्ण खेती करनी चाहिए। माने अगर मान लीजिए 5 एकड़ ज़मीन है तो 2 या 3 तरह की फसलें लगाएं जिससे रिस्क को हम कम कर सकें। जी, तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है सर कि वैरायटी ऑफ फसल लगानी चाहिए। लेकिन जैसे गत वर्ष से हम समझते हैं कि सोयाबीन प्रदेश कहा जाता है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का रकबा बहुत रहा है, धीरे धीरे वो रकबा कम होने लगा। अब हमारे किसान भाइयों को आप क्या बताएंगे कि कौन सी किस्मों का चुनाव करें जिससे कि अच्छा दोबारा से उत्पादन मिले? बिल्कुल, हमारी जो अभी नई किस्में हैं, जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से अभी JS 2172, JS 20116, JS 2094 या ग्वालियर विश्वविद्यालय की RBSM 1135, राजसोया 24, RBS 2020-18, ये नई किस्में हैं। इनमें बीमारियों की समस्या कम रहती है और ये मौसम जो हमारा थोड़ा विपरीत कभी कभी हो जाता है उसके लिए भी ये अच्छी किस्में हैं। कम समय में यानी 90 से 100 दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं। तो इन किस्मों का हमारे किसान भाई ज़रूर उपयोग करें जिससे उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। अच्छा, आपने सोयाबीन की अच्छी किस्में बता दी हैं, ऐसे ही बहुत सारी हमारी खरीफ की फसलें हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारी उड़द मूंग जो है इनकी भी अच्छी फसलों के बारे में बताएं। खरीफ के मौसम में उड़द की खेती भी बहुत बड़े इलाके में हमारे प्रदेश में होती है। इसके अलावा मूंग का एरिया तो थोड़ा कम हो गया क्योंकि लोग समर में करने लगे हैं, लेकिन मूंग और उड़द दोनों कम समय की फसलें हैं जिनको हम थोड़ा देर से विलम्ब से भी जिनकी बुआई का काम कर सकते हैं। उड़द में जो सबसे बड़ी समस्या है वो पीला मोजेक रोग की है। तो पीला मोजेक रोग की जो प्रतिरोधी किस्म है, जैसे IPU 13-1 है, IPU 2-43 है, इस प्रकार से आपका इंदिरा उड़द प्रथम है, आपका KU3 है, प्रताप उड़द 1 है, मुकुंद उड़द 2 है। ये सब नई किस्में हैं और पीला मोजेक प्रतिरोधी किस्में हैं। इन किस्मों का उपयोग करें। इसी प्रकार से जो हमारा मूंग है उसमें नई किस्में शिखा है, विराट है, MH 421 है। ये नई किस्में हैं जो कम समय में पक्के तैयार हो जाती हैं। तो चूँकि मूंग और उड़द ये 70 दिन 75 दिन में पक्के तैयार हो जाती है, इसलिए इसकी बोनी हमें 10 जुलाई के आसपास करनी है। जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो गई है, खेतों में पानी है, तो अभी थोड़ा इंतज़ार करें और उसके बाद फिर हम वहाँ पे इनकी बोनी कर सकते हैं। सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, विजेंद्र सिंह देवास से जुड़े हुए हैं। हम लेना चाहेंगे उनको लाइन पे। सर विजेंद्र जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? विजेंद्र जी, आपका प्रश्न पूछिए। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आपका प्रश्न पूछिए। जी बिल्कुल आ रहे हैं मैम। मेरा प्रश्न एक है कि जैसे ये 55 जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा
ये है कि सोयाबीन की वैरायटी JS 95 जो है, जी। हाँ, उसके 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 मुकाबले कोई और वैरायटी है क्या? हाँ, देखिए JS 9560 जो वैरायटी थी वो कम समय में पकने वाली किस्म थी, और चूंकि ये किस्म 10-12 साल पुरानी हो गई है, इसमें बीमारियां लगने लगी हैं, तो आप उसके स्थान पर राज सोया 24 जो है वो 90 से 95 दिन में पक जाती है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको जो कम समय में आपको फसल लेने की बात है वो आपका पूर्ति हो सकती है। जी, तो उम्मीद करते हैं विजेंद्र जी के सवाल का उन्हें जवाब मिला होगा। और ऐसे ही हमारे किसान भाई अगर उनके मन में भी कोई शंका है, कोई समाधान लेना चाहते हैं खरीफ फसलों की तैयारी से जुड़ा हुआ, तो वो भी हमें कॉल कर सकते हैं। सर, हम बात कर रहे थे मूंग और उड़द की, अरहर की भी कुछ ऐसी किस्में और इनकी अच्छी किस्में आप बताइए जिससे कि हमारे किसान भाई अच्छा उत्पादन ले बिल्कुल, बहुत सारा इलाका ऐसा भी हो सकता है हमारे किसान भाइयों का जो वर्षा आधारित है, जहाँ पानी की कमी रहती है, वहाँ पे हम अरहर की खेती करके, या आजकल एक नया कंसेप्ट भी हो गया है कि अगर हमें गर्मियों में सोयाबीन लगाना है, सोयाबीन की खेती करनी है, तो हम वहाँ पे अरहर की खेती कर सकते हैं। अरहर की जो नई किस्में हैं BDN 711, BDN 716, राजेश्वरी, TJT 501, ये नई किस्में हैं, इनका उपयोग करके हम अच्छा लाभ ले सकते हैं। अरहर जहाँ पे हम कर रहे हैं वहाँ पे सर थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी, अरहर की किस्मों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, सुनील राय जी हैं सागर से। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। हमारा प्रश्न ये है कि जो अपन मक्का की बोनी करेंगे जी, इसमें पर एकड़ फर्टिलाइजर कितना यूज करना है, खाद का कितना उपयोग करना है? देखिए, मक्का चूँकि अनाज वाली फसल है, इसलिए इसकी जो पोषक तत्वों की मांग है वो थोड़ा सा ज़्यादा होती है, तो हमें 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर के मान से हमें इसमें NPK का उपयोग करना है। अगर आपने मिट्टी की जांच कराई है तो बहुत अच्छा है, उसमें सारी जो रिकमेंडेशन है वो होगी। अगर आपने मिट्टी की जांच नहीं कराई है तो आप अगर सीधे आप ऐसे उपयोग करना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 3 से 4 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, 30 से 40 किलोग्राम यूरिया और 15 से 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास आपको प्रति एकड़ डालना होगा। और जब आपकी मक्के की फसल लगभग 1 महीने की हो जाए तो आप उसका बिरलन का काम करते, नीना नियंत्रण का काम करके उसमें यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। एक बार आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें और जो दूसरी बार यूरिया डालना है, हमारी सलाह ये है कि आप उसमें जो नैनो यूरिया है, जब फॉलिएज अच्छा हो जाए तब नैनो यूरिया का स्प्रे करें उसमें, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। उम्मीद है कि सुनील जी को उनके सवालों का जवाब मिला होगा। अरहर की किस्में बता रहे थे जी सर जी आप। जी, अरहर चूँकि लंबी अवधि की किस्में हैं अरहर की, केवल एकमात्र किस्म पूसा 16 ऐसी किस्म है जो 120 से 130 दिन में तैयार हो जाती है, लेकिन उसमें इंसेक्ट की प्रॉब्लम आती है। और जो हमारी प्रचलित किस्में हैं मध्य प्रदेश में खास तौर से, जैसे JA4 पुरानी किस्म है, आपका BDN 711 नई किस्म है, BDN 716 है, TJT 501 है, राजेश्वरी है, ये सभी किस्में 170 से 180 दिन में पकती हैं। तो अंतर्वर्ती फसल अगर हम अरहर के साथ कोई लेते हैं तो हमें एक साथ 2 फसलें मिल जाती हैं। जहाँ पे सिंचित इलाका है वहाँ पे ज़रूर लें, और जब इसकी दिसंबर में कटाई हो जाए तो आप जनवरी के महीने में वहाँ पे सोयाबीन की बुआई करके आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, अभी सर जैसे आप किस्में बता रहे थे तो एक सवाल आया, किसानों के मन में भी अक्सर रहता होगा कि वो कई बार एक ही वैरायटी को यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम धान की बात करें तो पूसा वन उनकी चली आ रही है तो चली आ रही है, तो क्या वही वैरायटी हमें हर बार यूज़ करना चाहिए या कुछ चेंज भी करना चाहिए? देखिए, अगर आपने माने हमारे किसान भाइयों ने फाउंडेशन सीड लिया है या सर्टिफाइड सीड लिया है तो उसको 2-3 सालों तक उपयोग करें, और कोई भी एक किस्म जो आपने 2-3 साल 4 साल तक उपयोग कर दी, इसके बाद अगर आपको फ़ायदा उस किस्म से मिल रहा है तो उसको बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सीड रिप्लेस करें, नया सीड उसका उपयोग करें जो थोड़ा विग्रस होगा और अच्छा इसका यील्ड मिलेगा। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अशोक कुशवाहा जी हैं सागर से। स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। अशोक जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही थी। आपका प्रश्न पूछिए सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर जी हम सागर से बोल रहे हैं। तो सर अभी जो है खरीफ के मौसम में सर ये जो है बार बार पानी रुक रहा है और बोनी लेट की चल रही है, तो इसके लिए सर किसान भाई सोयाबीन लगाएं या उड़द लगाएं? देखिए, अभी जो सामान्य परिस्थितियां होती हैं वो 5-6 जुलाई तक हम सोयाबीन की बोनी कर सकते हैं, और अगर आपके खेतों में पानी है, अभी जल निकासी नहीं हो पा रही है, खेत तैयार नहीं हो पा रहे हैं, तो आप 10-15 जुलाई तक फिर वहाँ पे उड़द, मूंग
तिल जैसा आपकी फसल हो, जैसा आपका खेत की मिट्टी हो, पानी रुकने की समस्या हो, वहाँ पे उसका उपयोग करें। वैसे अभी सोयाबीन के लिए विलम्ब नहीं हुआ है, जो मैंने किस्में आपको बताई हैं ये सब 90 से 95-96 दिन में पक जाती हैं, और यदि हम 5-6 जुलाई तक इनकी बोनी कर देते हैं तो हम बिल्कुल लेट नहीं हुए हैं और आप बिल्कुल बो सकते हैं। इसके अलावा जो किसान भाई मक्का बोना चाहते हैं तो मक्के में भी 90 से 100 दिन की वैरायटी उपलब्ध हैं, उनका उपयोग करके आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। जैसे अभी सर बारिश और भी आने वाली है, तो ये क्या तो उस अभी केस में भी? जो पिछले 2 दिन से 1 दिन से खुला हुआ है, जी। तो इसका समय का उपयोग करके हम शीघ्रता से बोनी का काम, बुआई का काम करेंगे तो हमारा 1-2 दिन में काम हो जाएगा। और जो भी किसान भाई इस समय बोनी कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखें कि बीजोपचार अवश्य करें, क्योंकि नमी ज़्यादा होती है तो कई बार बीज हमारा खराब हो सकता है, तो बीजोपचार करके अवश्य बोनी करें। बीज उपचार की सर बात आपने कर ही दी है, तो अब यहाँ पे एक बार फिर से हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि बीज उपचार कितना महत्वपूर्ण है और क्यों करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि जब हम उपचारित बीज की बुआई करते हैं तो हमारा ज़मीन में जो नमी अधिक है उससे हमारा फंगस की वजह से हमारा बीज सड़ जाता है। अगर हमने बीजोपचार किया तो आप ये मान के चलें कि 5 से 10% अंकुरण अच्छा होगा आपका। बीमारियों की संभावना आगे चल के जो होने वाली है वो कम हो जाती है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अंकुरण बहुत अच्छा होता है। तो इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो हमें लाभ होता है बीजोपचार से, पहले हमें फफूंदनाशी से बीजोपचार करना है, फिर हमें राइजोबियम, पीएसबी कल्चर या एजेटोबैक्टर कल्चर फसल के अनुसार उपयोग करना है। तो इससे हमारा जो बीज का जो रक्षा होती है वो होने के साथ साथ बीज की जर्मिनेशन होने के साथ साथ उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो बीजोपचार अवश्य करें। फफूंदनाशी में जो बीजोपचार है, आजकल मिश्रित फफूंदनाशी आ रहे हैं, जैसे थायरम प्लस कार्बोक्सिन, पायराक्लोस्ट्रोबिन प्लस थियोफिनेट मिथाइल, और आजकल तो इंसेक्टिसाइड वाला भी कॉम्बिनेशन आ गया है। तो जहाँ जैसी आवश्यकता है उसका हम बीजोपचार करके और अवश्य बोनी करें। बीज उपचार करने का सर समय कितना रहता है? कितने अंतराल पहले, बुआई से कितने दिन पहले? वैसे तो 24 घंटे के अंदर हम बीजोपचार करके उसकी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने बीजोपचार करके लंबे समय तक उसको रखा तो कई बार उसके अंकुरण की थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। तो आप विदिन 24 आवर बीजोपचार करके और फिर बुआई का काम करें। बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, नरेंद्र नेगी जी हैं सागर से। स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। जी नरेंद्र जी अपना सवाल पूछिए। सर मैं पूछना चाह रहा था कि सोयाबीन के लिए प्री इमरजेंसी के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? देखिए, अभी एक नया मॉलिक्यूल आया है डाइक्लोसोलम 84%। ये बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है। इसकी 12 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के आपको सोयाबीन की बुआई के तत्काल बाद यानी 24 घंटे के अंदर आपको खेत में इसको डाल देना है ना। तो ये चूँकि 24 घंटे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम सोयाबीन की बोनी करते हैं तो नमी खूब होती है, और अगर हम उस नमी में बीडीसाइड का उपयोग करेंगे तो हमारा जो बीडीसाइड है वो बहुत इफेक्टिव होगा। इसकी बहुत कम मात्रा लगती है, इसलिए इसका 200 लीटर पानी में सॉल्यूशन बना के 1 एकड़ जगह में डालेंगे आप, तो अगले 25 से 30 दिन तक उस खेत में किसी प्रकार का कोई खरपतवार नहीं उगेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। और सर अब क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे थे, अच्छी अच्छी किस्मों की बात कर रहे थे, हमने उड़द, मूंग, अरहर की तो बात कर ली है, तिलहनी फसलों की बात कर रहे थे। तिलहनी फसलों की अच्छी किस्में हैं? देखिए, तिलहनी फसलों में हमारे जो मध्य प्रदेश में मूंगफली की भी खेती होती है, तिल की भी खेती होती है, कुछ इलाकों में नाइजर भी होता है। तो तिल की जो नई किस्में हैं, JTS 8 है, JTS 306 है, उन्नत रामा है, गुजरात तिल 6 है, गुजरात तिल 2 है, ये अच्छी किस्में हैं जो उत्पादन में काफ़ी अच्छी हैं। इसके अलावा मूंगफली में जो हमारी पुरानी किस्में TG 37A, GG 7 या एक नई किस्म इस समय है GNG 32, ये अच्छी किस्में हैं जो अच्छा उत्पादन दे रही हैं। इसके अलावा नाइजर कुछ विशेष पॉकेट हैं जहाँ पे ख़राब ज़मीन है, पथरीली ज़मीन है, तो वहाँ पे लेट आवर्स में हम माने 20 जुलाई के बाद, वहाँ पे 25 जुलाई के बाद नाइजर की बोनी कर सकते हैं। तो नाइजर में JGN 27 है, JGN 31 है, ये अच्छी किस्में हैं, इनका उपयोग करके हमारे किसान भाई अच्छा लाभ ले सकते हैं। और तेल वाली फसलें जहाँ पे किसान भाई उपयोग कर रहे हैं, वहाँ पे अगर मिट्टी की जांच कराई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वहाँ पे जो सल्फ़र है वो सुपर फास्फेट के माध्यम से या बेंटोनाइट सल्फ़र के रूप में वहाँ पे सल्फ़र का उपयोग अवश्य करें, इससे तिल वाली फसलों का उत्पादन बढ़ता है। तो किसान भाइयों, खरीफ फसलों की तैयारी विषय जो है अभी जारी रहेगा, लेकिन समय हो गया है छोटे से अंतराल का। आप अभी हमारे इस कार्यक्रम को देखना जारी रखिएगा, अंतराल के उस पार भी हम हाजिर होंगे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन
जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज का हमारा विषय है खरीफ फसलों की तैयारी, और विषय पे जानकारी दे रहे हैं हमारे विषय विशेषज्ञ A.K. त्रिपाठी जी, डॉक्टर हैं, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सागर से। और खरीफ फसलों की जो तैयारी है, इसमें हमने अच्छी अच्छी किस्मों की बात तो कर ही ली है। लगभग हमने जितनी भी वैरायटी होती हैं, तिल की बात कर ली हमने, सोयाबीन, उड़द, मूंग, सबकी लगभग बात कर ली है। बीज उपचार के बाद सवाल ये उठता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें किसान भाइयों को बीज में ही दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं, जिससे कि उनके फसलों में रोग कम आए। तो ऐसी कुछ चीज़ें जिनका उनको ध्यान रखना है जिससे कि वो बोएं तो फसल का उत्पादन अच्छा हो। देखिए, जहाँ पे हम सोयाबीन की बुआई कर रहे हैं या उड़द की, मूंग की बुआई कर रहे हैं और वहाँ पे सफ़ेद मक्खी या तना मक्खी का प्रकोप हुआ है, तो ऐसे क्षेत्रों में बीजोपचार फफूंदनाशी से करने के बाद हमें कीटनाशी से भी बीजोपचार करना चाहिए। कीटनाशी से बीजोपचार करने में 20 से 30 दिन तक जो रस चूसक कीट हैं या स्टेम फ्लाई जो है उसका प्रकोप नहीं होता। इसके लिए थायमेथोक्सेम 30% या थायमेथोक्सेम 70% या इमिडाक्लोप्रिड 48%, इसका हमें बीजोपचार कीटनाशी का अवश्य करना है, ख़ासतौर से उड़द में, मूंग में और सोयाबीन में। और जब हम कीटनाशी से उपचार कर लें, इसके बाद दलहनी फसलों में हमें राइजोबियम का उपयोग करना है और PSB का उपयोग करना है। और जो गैर दलहनी फसलें हैं जैसे मक्का है या आपका ज्वार है, धान है, वहाँ पे एजेटोबैक्टर कल्चर और PSB कल्चर का उपयोग करना है। तो ये जो कल्चर हैं इनका अपना बहुत विशेष महत्व है। जो नत्रजन वाले कल्चर हैं जैसे राइजोबियम है, ये दलहनी फसलों में सहजीवी रूप में इसके बैक्टीरिया नत्रजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसी प्रकार से जो एजेटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम है, ये स्वतंत्र रूप में इसके जो बैक्टीरिया हैं वो नत्रजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो इससे नाइट्रोजन पौधों को मिलती है, यानी यूरिया की आपूर्ति होती है। और जो PSB कल्चर है, जितना भी हमारी ज़मीन में फास्फोरस हम देते हैं उसका जो उपयोग है पौधे 20% कर पाते हैं, बाकी जो 70-80% है वो उपयोग नहीं हो पाता। तो जो PSB कल्चर के जो जीवाणु हैं वो उसको उपलब्ध अवस्था में लाके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। तो इसका विशेष महत्व है कि हम पहले कीटनाशी से बीजोपचार करें, फिर इसके बाद राइजोबियम और PSB का उपयोग करें, और सबसे पहले हमें फफूंदनाशी से उपचार करना है जिससे हमारी बीज की सुरक्षा हो सकी। तो जो FIR है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और कल्चर, राइजोबियम हो चाहे PSB हो, इस तरह को हमें फॉलो करना है। और अगर हमने इसको फॉलो किया तो निश्चित रूप से हमारा बीज अच्छा जमेगा, रोग उसमें कम आएंगे और उत्पादन बढ़ेगा। ये जो आपने बताया सर, इसका प्रकार किस प्रकार से कर सकते हैं? जो आपने क्या बिल्कुल FIR तरीके हाँ, से FIR से करना, पहले फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड और उसके बाद कल्चर्स का। और सभी फसलों में ऐसे ही सभी करना है? फसलों में इसी प्रकार से। बिल्कुल। तो हमारे किसान भाई इन बातों का बहुत ही बेहतर तरीके से उपयोग कर पाएंगे। फिलहाल ये जानना चाहेंगे सर कि खाद और उर्वरक कितने महत्वपूर्ण होते हैं फसलों के लिए और किस प्रकार से उपयोग करें? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि सुपर फास्फेट, जिसमें हम फास्फोरस और सल्फर का उपयोग करते हैं, इसको हमेशा ज़मीन में उपयोग करना है, माने बोनी के ठीक पहले इसका उपयोग करना है। DAP का उपयोग बुआई के पहले या बुआई के दौरान जो हमारा सीड कम फर्टिलाइजर है उससे उपयोग करना है। NPK जो 12-32-16 या 14-35-14 है, इसको भी हम बोनी के दौरान या बोनी के पहले उपयोग करेंगे। अगर हमने बोनी के दौरान उपयोग किया तो कभी भी हमारे किसान भाइयों को बीज के साथ खाद नहीं मिलाना चाहिए, खासतौर से खरीफ फसलों में, क्योंकि जब हम खाद और बीज को एक साथ मिला के बुआई का काम करते हैं तो अगर बारिश हो गई या नमी ज़्यादा है तो हमारा बीज सड़ जाता है।
तो जो सीड कम फर्टिलाइजर है उसमें खाद की व्यवस्था अलग है और बीज की व्यवस्था अलग है, तो उससे उपयोग करें, या पहले आप ज़मीन में खाद डाल दें और इसके बाद बुआई का काम करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो जिंक है, जहाँ पे जिंक की कमी है या सल्फ़र की कमी है, तो इन सारी जो उर्वरक हैं इनका उपयोग हमें खेत में पहले करना है। खड़ी फसल में हमें केवल नत्रजन युक्त उर्वरकों का उपयोग करना है। बहुत सारे किसान हमारे डीएपी का उपयोग खड़ी फसल में करते हैं, उससे हमारा फास्फोरस की आपूर्ति नहीं हो पाती है, केवल नत्रजन मिलता है, तो हमारा फास्फोरस बेकार चला जाता है। तो खड़ी फसल में यदि आपको देना है तो आप सिर्फ जो नत्रजन युक्त उर्वरक है उनका उपयोग करें। वर्तमान में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी या जो सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है एनपीके आपका 19-19-19 या 18-18-18 इनका उपयोग करें। जहाँ फास्फोरस की कमी है और पोटास की कमी है पौधों में दिख रही है, वहाँ पे 052-34 या 0050 जो एनपीके है इनका रोकना उपयोग चाहूंगी करें। सर आपको। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं और शरद जी हैं सागर से। स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। जी नमस्कार, अपना प्रश्न पूछिए सर। मेरा प्रश्न है कि 1 एकड़ में सोयाबीन बोए और उसमें कितना खाद मिलना है? 1 एकड़ में सोयाबीन कितना बोएं? हाँ, और खाद कितना मिलना है? ऐसा है जहाँ पे आपने अंकुरण की जांच करी है या कोई सर्टिफाइड सीड खरीदा है जिसका अंकुरण प्रतिशत 70 या उससे अधिक है, तो आपको केवल 30-32 किलोग्राम बीज 1 एकड़ में उपयोग करना है। और खाद की जो बात है, अगर आप डीएपी का उपयोग कर रहे हैं तो 40 किलोग्राम डीएपी आपको 1 एकड़ में उपयोग करना है, या अगर आप एनपीके 12-32-16 का उपयोग कर रहे हैं तो आपको 50 किलोग्राम 55 किलोग्राम प्रति एकड़ के मान से उपयोग करना है। और यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट वाला ऑप्शन लेते हैं तो 3 बैग यानी 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 15 से 20 किलोग्राम यूरिया और 10 से 15 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति एकड़ के मान से आपको उपयोग करना है और इसके बाद बीज की बुआई करनी है। धन्यवाद सर। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे बीज उपचार की, और आपने बताया इस समय कि खाद की हम जो बात कर रहे थे कि खाद कितनी महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से उसका उपयोग करना है। ये जो समय है, क्या इस समय हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना है? सभी फसलों में एक तरीके से ही रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, सभी फसलों में हमें विशेष ध्यान यही रखना है। अगर हमने पोषक तत्वों की अच्छी आपूर्ति की तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा। यदि हमने पोषक तत्व अभी कम डाले, बाद में हमने उसका उपयोग किया जो शुरू में डालना चाहिए, तो लाभ तो होता है लेकिन उतना लाभ नहीं होता जितना बेसल डोज का होता है। तो इस बात का हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि आधार खाद के रूप में जो खाद उपयोग की जाती है उनका आधार खाद के रूप में करें, और जिनको टॉप ड्रेसिंग में केवल नत्रजन युक्त उर्वरकों का उपयोग किया था तो टॉप ड्रेसिंग में यानी खड़ी फसल में हम नत्रजन युक्त उर्वरकों का उपयोग करें। अगर कभी कोई सिम्टम दिखते हैं पौधे में, पत्तियों के ऊपर किसी प्रकार के कोई निशान दिखते हैं, पोषक तत्वों की कमी है, तो उसके लिए आप फिर जो सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है उनका उपयोग करें या जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनका उपयोग करें। अनावश्यक रूप से जब हमारी मिट्टी की जांच की रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया तो हम अनावश्यक ना वहाँ जिंक डालें, ना वहाँ पे हम सल्फ़र डालें, ना वहाँ कोई और ऐसे तत्व डालें जिससे हमारा नुकसान होता है। क्योंकि अगर मान लो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को आपने एक्सेस मात्रा में डाल दिया तो उसका टॉक्सिसिटी प्रभाव भी आता है, उत्पादन बढ़ने के बजाय हमारा नुकसान भी होता है। और नुकसान तो फिर सर मिट्टी का भी होता है, हाँ, स्वास्थ्य का भी बिल्कुल। होता है, अलग अलग तरह से बहुत सारी जगह नुकसान हो ही जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें सर यहाँ पे आप बता रहे थे कि किस प्रकार से हमें खाद का उपयोग करना है और किस समय पे करना है। अच्छा, अभी ये जो समय है, इस समय में खेत की तैयारी जो कर रहे हैं, क्योंकि पौधे कुछ कुछ लोगों के लग चुके हैं, उनको ट्रांसप्लांट करने का भी समय आ रहा है, धान की अगर हम बात करें, या बाकी जगह भी आपने जैसा बताया कि सोयाबीन के लिए भी अभी देर नहीं हुई है। क्या इस समय ध्यान रखने वाली कुछ और भी बातें हैं जो हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है? बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि हमारे खेत की जुताई हुई होती है और बारिश हो गई और हम सीधे बोनी कर देते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत ये है कि अगर नींदा हमारे खेतों में आ गया तो एक बार आप उसकी हल्की जुताई कर दें और इसके बाद बुआई का काम करें, जिससे हमारे खरपतवारों की समस्या कम होगी। सोयाबीन के केस में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जो नया मॉलिक्यूल जो मैंने आपको बताया या पुराने जो हमारे मॉलिक्यूल हैं प्री इमर्जेंस बीडीसाइड, इनका उपयोग जरूर करें जिससे कचरा कम जमेगा। जो बुआई है कतार से करें। कतार से बोनी में सोयाबीन की बोनी जो है वो 16 से 18 इंच के बीच में करें। अरहर की जो बोनी है वो कम से कम 2 फीट से लेके 2.25 फीट की दूरी पर लाइन से लाइन की दूरी रखें। जो कोई भी हम बीज उपयोग कर रहे हैं उसका हम अंकुरण की जांच कर लें। वैसे तो अब समय नहीं है अपने पास, तो बीजोपचार अवश्य करें, कल्चर का उपयोग अवश्य करें, और खेतों में 15-20 लाइन के बाद एक थोड़ी सी जगह छोड़ दें, इसको हम निरीक्षण पट्टी कहते हैं। चाहें तो उसमें हल्की सी नाली बना दें, कभी मान लो एक्सेस रेंस होती हैं, ज़्यादा पानी आता है तो उससे ड्रेन आउट होकर बाहर निकल जाएगा।
तो जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था हो। खरपतवार नियंत्रण का जब समय आए तो खरपतवार नियंत्रण की जो पोस्ट इमरजेंस बीडीसाइड है उनका अकेले इस्तेमाल करें। अगर कोई कीटनाशी आपको डालना है तो पहले उनकी कॉम्पेटेबिलिटी की जानकारी ले लें कि उसको मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते। अगर नहीं मिला सकते हैं तो उनको बिल्कुल ना मिलाएं। पहले आप खरपतवार नाशी डालें और उसके 1 सप्ताह बाद आप कीटनाशी का उपयोग करें। तो हमें जिन रसायनों को नहीं मिला सकते उनको नहीं मिलाना है। तो ये बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से खरपतवार की जो समस्या है वो हमारी समय पे ख़त्म हो जाएगी। और सोयाबीन के केस में ख़ास तौर से अगर हमने खरपतवार नियंत्रण 15 से 20-22 दिन के बीच में कर लिया तो हमारे गर्डिल बीटल नामक कीट का प्रकोप भी कम होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम समय समय पे अपने खेतों का निरीक्षण करें। खेतों में कोई समस्या है तो उसका तत्काल निदान के लिए आप कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें, कृषि विभाग के हमारे जो साथी हैं उनसे मिलें और जो समस्या है उसका समाधान आप समय रहते कर लें। अच्छा, जिन किसान भाइयों ने अभी बीज उपचार नहीं किया है और वो डायरेक्ट बुआई की तरफ चले गए हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, अब तो उसमें फिर खड़ी फसल में एक काम यही हो सकता है कि चूँकि फंजीसाइड तो बहुत महंगा पड़ेगा तो आप स्यूडोमोनास है, ट्राइकोडर्मा है, ये जैविक फफूंदनाशी है एक तरह के, या आजकल बाजार में इसका मिक्स कॉम्बिनेशन भी आ रहा है ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास का। तो जब हमारा इमरजेंस हो जाए, पौधों का उग जाए और 10-15 दिन के हो तो एक उसको खड़ी फसल में हम स्प्रे कर दें तो पौधों का जो पीजीपीआर का भी काम करता है हमारा स्यूडोमोनास, ग्रोथ रेगुलेटर का काम भी करता है और शुरुआती दौर में अगर कोई फंगस उसको लगते हैं जड़ों को या तने के आसपास तो उसको भी नष्ट करता है। तो आप ट्राइकोडर्मा को खड़ी फसल में डाल सकते हैं या स्यूडोमोनास को भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा, कोई उस पे कोई सिम्टम दिखे पौधे पे तभी डालना है या वो तो ऐसे इन जनरल भी कर सकते हैं। इन जनरल हम 10 से 15 दिन के बाद ऐसा कर सकते हैं और इससे हमारे किसान भाइयों की जो फसल है उसका उत्पादन भी अच्छा होगा। उत्पादन भी अच्छा होगा, रोग की संभावना कम हो जाएगी और ग्रोथ भी अच्छी आएगी। सावधानियों की अगर हम बात करें तो किसान भाई इस समय क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं? सावधानी में सबसे महत्वपूर्ण है कि बारिश, हमारी बुआई के बाद लगभग 12 से 14 घंटे बारिश नहीं होनी चाहिए। और अगर हम बारिश की प्रेडिक्शन है तो मेड़ नाली पद्धति का उपयोग करके किसान भाई बुआई का काम कर सकते हैं। तो मेड़ पे बोनी करनी है और बगल में छोटी सी नाली बन जाती है जिससे जो अतिरिक्त पानी है वो उसमें आ जाता है। जो जल निकासी है उसके लिए आप, जैसे मैंने पहले बताया, 15 से 20 लाइनों के बाद आप जो है वो नालियाँ बना दें जिससे अतिरिक्त पानी आपका ड्रेन आउट हो जाए। और जो बीज आप उपयोग कर रहे हैं उसको देख के साफ़ सुथरा है कि नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई रोगी बीज तो नहीं है, ये ज़रूर आप ध्यान रख लें और इसके बाद आप बीजोपचार करके बुआई का काम करें। बिल्कुल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे एक्सपर्ट ने, आशीष कुमार त्रिपाठी जी ने हमारे किसानों के साथ साझा की है और आज तो कई सारे किसानों ने कॉल करके भी जानकारियां ली हैं। उम्मीद करते हैं कि इन जानकारियों से आपको लाभ मिल रहा होगा। बाकी आपके मन में भी अगर कोई सवाल है, कोई दुविधा है तो आप अपने निकटतम जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। और दवाई कब, कितना, किसका उपयोग करना है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ज़्यादा उपयोग करने से मिट्टी को भी खतरा होता है और हमारी फसल को भी खतरा होता है। तो आप अगर सलाह लेके, संपर्क करके ही अगर दवाइयों का सही उपयोग करते हैं तो इससे आपकी फसल की पैदावार भी अच्छी होती है और अच्छा उत्पादन होता है। किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज का हमारा जो अंक था उसमें हमने जाना कि किस प्रकार से जो खरीफ का मौसम आया है, खरीफ फसलों की तैयारी आपको किस प्रकार से करना है और उम्मीद करते हैं कि आज आपको बहुत कुछ सीखने जानने को मिला होगा। आज के अंक में फिलहाल इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।